नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। जब हम प्राचीन भारत के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? राजा महाराजा, बड़े बड़े युद्ध, है ना? पर कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये विचारों के पनपने की भी कहानी है। आज हम दो अलग अलग दुनियाओं में झांकने वाले हैं। एक तरफ वो महान सभाएं जहां फिलॉसफी को शक्ल दी गई, और दूसरी तरफ वो ताकतवर सम्राट जिनकी छत्रछाया में ये सब कुछ हो रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो सवाल ये उठता है कि आखिर प्राचीन भारत के इतिहास को समझा कैसे जाए। इसे समझने के लिए हमें उस दौर के दिल में उतरना होगा। ये देखना होगा कि उस समय लोगों की सोच और उनके शासकों की शक्ति कैसे एक दूसरे पर असर डाल रही थी। क्या विचार सत्ता से ज्यादा ताकतवर थे या फिर सत्ता ही विचारों की दिशा तय कर रही थी? तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है कुछ बहुत ही खास बैठकें, जिन्हें बौद्ध संगीति कहा जाता है। ये सिर्फ मीटिंग्स नहीं थीं, ये वो मंच थे जहां एक पूरे दर्शन को, एक पूरी फिलॉसफी को सहेजा गया और आने वाले हजारों सालों के लिए उसे एक आकार दिया गया। तो ये बौद्ध संगीतियाँ आखिर थीं क्या चीज़? देखिए, ये कोई आम मीटिंग नहीं थी। ये भिक्षुओं की एक बहुत बड़ी, बहुत फॉर्मल सभा होती थी, और इसका मकसद सिर्फ एक था: बुद्ध की शिक्षाओं को किसी भी तरह की मिलावट से बचाना और ये पक्का करना कि उनका असली संदेश आने वाली पीढ़ियों तक बिल्कुल वैसा का वैसा पहुंचे। इतिहास में ऐसी 4 बड़ी परिषदों का जिक्र है, और ये कोई 1-2 साल में नहीं हुई, बल्कि लगभग 600 साल के लंबे गैप में फैली हुई थी। हर एक परिषद की अपनी एक कहानी है, अपना एक मकसद था। आइए एक-एक करके इन ऐतिहासिक सभाओं को करीब से जानते हैं। जरा सोचिए, बुद्ध का महापरिनिर्वाण अभी-अभी हुआ है। माहौल कैसा होगा? उनके अनुयायियों में उनकी शिक्षाओं को लेकर कोई कंफ्यूजन न हो, इसलिए फौरन राजगृह में पहली परिषद बुलाई गई। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और शासक अजातशत्रु का इसे पूरा समर्थन हासिल था। यहीं पर बुद्ध के ज्ञान को पहली बार एक जगह इकट्ठा किया गया। अब 100 साल आगे चलते हैं। एक पूरी सदी बीत गई। दूसरी परिषद वैशाली में हुई, पर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? वजह थी अनुशासन। समय के साथ भिक्षुओं के बीच कुछ नियमों को लेकर मतभेद पैदा हो गए थे। इन्हीं मतभेदों को सुलझाने के लिए सर्वकामी की अध्यक्षता में और कालाशोक के राज में ये सभा हुई। तीसरी परिषद तो कह सकते हैं कि ऐतिहासिक तौर पर सबसे जबरदस्त थी। क्यों? क्योंकि ये हुई थी महान सम्राट अशोक के राज में, पाटलिपुत्र में। अशोक ने ही बौद्ध धर्म को भारत से निकालकर दुनिया भर में पहुंचाया, और ये परिषद उस बड़े मिशन का एक बहुत अहम हिस्सा थी, जिसकी अध्यक्षता मोग्गलीपुत्तिस्य ने की। और फिर हम पहुंचते हैं चौथी और आखिरी बड़ी संगीति पर। ये पहली सदी में हुई, कनिष्क के शासन में, कश्मीर की खूबसूरत वादियों में। पता है इसमें एक खास बात क्या थी? ये इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण थी कि इसमें एक अध्यक्ष वसुमित्र के साथ साथ एक उपाध्यक्ष अश्वघोष भी थे। ये बात ही इसके बड़े पैमाने को दिखाती है। तो ये तो हो गई विचारों और दर्शन की दुनिया की बात। लेकिन ये सब हो कहाँ रहा था? मतलब जब ये आध्यात्मिक मंथन चल रहा था, तब भारत की जमीन पर सियासत कैसी थी? कौन से राजा थे? कौन से साम्राज्य थे? चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल हमें मठों और विहारों की शांति से निकालकर सीधे राजदरबारों और युद्ध के मैदानों में ले जाता है। आखिर वो कौन से शासक थे और वो कौन से राज्य थे जो इन बौद्ध परिषदों की बैकग्राउंड में अपनी कहानी गढ़ रहे थे? इसका जवाब 1 नंबर में है 16। जी हाँ, 16। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उस वक्त के भारत के राजनीतिक नक्शे की पहचान था। ये थे 16 महाजनपद, यानी 16 बड़े और शक्तिशाली राज्य जो पूरे उपमहाद्वीप में फैले हुए थे। और ये बात हम हवा में नहीं कह रहे, इसका सबूत हमें सीधे प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। मतलब इन 16 महाजनपदों का होना कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक हकीकत है जिसे उस दौर के लोगों ने खुद दर्ज किया था। तो ये महाजनपद है क्या? महा मतलब बड़ा और जनपद मतलब इलाका या राज्य। तो सीधा सा मतलब हुआ बड़े बड़े राज्य।
ये प्राचीन भारत के वो 16 प्रमुख राज्य थे जो उस समय सत्ता, संस्कृति और व्यापार के असली सेंटर थे। यहीं से पूरे भारत की किस्मत तय हो रही थी। तो अब वक्त आ गया है कि कहानी के इन दोनों धागों को एक साथ लाकर देखें। एक तरफ बौद्ध धर्म की परिषदें और दूसरी तरफ ये ताकतवर साम्राज्य। ये दोनों अलग अलग नहीं चल रहे थे। असल में ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े थे और एक दूसरे पर अपना असर डाल रहे थे। तो सार क्या निकलता है? यही कि ये जो बौद्ध परिषदें थीं, ये कोई हवा में नहीं हो रही थी। ये उस दौर के 16 महाजनपदों के विशाल राजनीतिक मंच पर हो रही थी। अशोक और कनिष्क जैसे राजाओं ने जब इन्हें सपोर्ट किया तो इतिहास ही बदल गया। ये हमें दिखाता है कि इतिहास हमेशा से ही विचारों और सत्ता के बीच का एक दिलचस्प खेल रहा है। और ये पूरी कहानी हमें आज एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। शक्ति और ज्ञान का ये प्राचीन रिश्ता, ये हमें आज के दौर के बारे में क्या सिखाता है? क्या आज भी बड़े आइडियाज को सत्ता के सहारे की जरूरत पड़ती है, या फिर आइडियाज में इतनी ताकत होती है कि वो खुद सत्ता का रुख मोड़ सके? इस पर जरूर सोचिएगा।